So welcome back to this session of History PYQ of 2022 for UPSC Prelim Civil Services Examination। 2022 में यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री सेक्शन से अबाउट 15 to 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। In the Government of India at 1919, the functions of provincial government were divided into reserved and transferred subject. Which of the following were treated as reserved subject? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919 के अकॉर्डिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फंक्शंस को रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट? इनमें से कौन सी एक्टिविटीज थी जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंदर आया करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यस, रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंदर आया करते थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंदर ये नहीं आती थी, ये ओनली ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर आया करते थे। लैंड रेवेन्यू रिजर्व्ड सब्जेक्ट का पार्ट था। पुलिस रिजर्व्ड सब्जेक्ट का पार्ट था। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी, 1, 3 एंड 4। ये सब रिजर्व्ड सब्जेक्ट के अंदर आया करते थे। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Under DRK, reserved subject, important power, finance were kept by the governor and his executive council. डीआरके सिस्टम के अंदर जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे सच एज इम्पोर्टेंट पावर एंड फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट, ये गवर्नर के पास हुआ करते थे एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनको इम्प्लीमेंट किया करते थे। दिस इंक्लूडेड पुलिस, जस्टिस, लैंड रेवेन्यू एंड इरिगेशन। रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर पुलिस, जस्टिस, लैंड रेवेन्यू एंड इरिगेशन से रिलेटेड मैटर इंक्लूड थे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, सोशल वेलफेयर वर गिवन टू इंडियन मिनिस्टर्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इंडियन मिनिस्टर्स को गिवन किए गए थे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर सोशल वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटीज थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ वर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब कवर किए गए। और ये जो पूरा सिस्टम था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंक्शंस को रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डिवाइड करने का, दिस इज नोन एज डीआरके सिस्टम। अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। Montagu was the Secretary of State for India and Lord Chelmsford was the Viceroy of India. 1919 में मोन्टागो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करता था एंड चेम्सफोर्ड वायसराय ऑफ इंडिया हुआ करता था। नंबर 2, सेपरेट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919 के अकॉर्डिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट किया गया। The central and provincial legislature were authorized to make law on their respective list of subject. सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को यहाँ पर पावर गिवन की गई कि वो रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट पर लॉ मेकिंग कर सकते हैं। नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। So a central public service commission was set up in 1926 for recruiting civil servant. 1919 में ही सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग सेटअप किया जाता है। नंबर 4, डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर व्हिच वर रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे एंड मिनिस्टर की एड से ये इनको एडमिनिस्टर करता था, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पांसिबल हुआ करते थे। नंबर 2, रिजर्व्ड सब्जेक्ट वर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो होते थे वो ओनली गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे, जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट गवर्नर मिनिस्टर्स की हेल्प से इनको एडमिनिस्टर करता था और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पांसिबल हुआ करते थे। बट रिजर्व्ड सब्जेक्ट के केस में ऐसा नहीं होता था। लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पांसिबल उन सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर के लिए नहीं होता था। दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डीआरके। ये जो गवर्नेंस का ड्यूअल सिस्टम था प्रोविंस के अंदर, दिस इज नोन एज डीआरके। नंबर 5, इट ग्रांटेड a franchise to only limited number of people on the basis of property, tax or education.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन के बेस पर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को फ्रेंचाइज ग्रांट किया गया। नंबर 6, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया। इट मीन्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए गए। नंबर 7, it separated provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their budget. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग ही प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट किया गया और यहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को प्रोविंशियल बजट इनेक्ट करने के लिए ऑथोराइज किया गया। नंबर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ बायकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। इंडिया में बायकैमरलिज्म का इंट्रोडक्शन किया जाता है, साथ ही इंडिया में अब डायरेक्ट इलेक्शंस भी स्टार्ट करने का यहाँ पर प्रोविजन किया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बायकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब बायकैमरल लेजिस्लेचर के साथ रिप्लेस किया गया। बायकैमरल लेजिस्लेचर मींस अपर हाउस एंड लोअर हाउस इसके अंडर हुआ करते थे। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। बोथ हाउस में ज्यादातर मेंबर डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चूज किए जाते थे। Question number 2. With reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence in ascending order in terms of size? medieval India के रेफरेंस में जो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है इनको असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस करना है। करेक्ट आंसर इज परगना, सरकार एंड सूबा। ये किस रूलर के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ये अब हम डिस्कस करेंगे। दिस इज मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ये मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हुआ करता था। परगना, अ ग्रुप ऑफ विलेज, इट वाज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लैंड रेवेन्यू। परगना ग्रुप ऑफ विलेज हुआ करता था एंड लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का ये बेसिक यूनिट हुआ करता था। सरकार, अ टेरिटोरियल डिवीजन इक्विवेलेंट टू अ मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट। सेवरल परगना फॉर्म्ड वन सरकार। सरकार एक टेरिटोरियल डिवीजन हुआ करता था जो कि मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट के इक्विवेलेंट हुआ करता था। सेवरल परगनाज फॉर्म्ड वन सरकार। सेवरल परगनाज को कंबाइन करके वन सरकार फॉर्म हुआ करती थी। सूबा, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इक्विवेलेंट टू अ प्रोविंस और स्टेट। द हेड ऑफ सूबा वाज सूबेदार। सूबा मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करते थे जो कि प्रोविंस और स्टेट के इक्विवेलेंट हुआ करते थे एंड सूबा का हेड सूबादार हुआ करता था। असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले विलेज, देन परगना, देन सरकार, देन सूबा। इस तरह से यहाँ पर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया। मोर अबाउट द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was a highly centralized and sophisticated structure that blended Persian, Central Asian and Indian traditions. मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हाईली सेंट्रलाइज था, सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर था जिसमें पर्शियन, सेंट्रल एशियन एंड इंडियन ट्रेडिशंस का ब्लेंड था। इट वाज डिजाइन्ड टू मेंटेन अ वास्ट एम्पायर थ्रू अ मिक्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वास्ट एम्पायर को मेंटेन करने के लिए डिजाइन किया गया था। इट मीन्स यहाँ पर सिस्टम के अंदर जो पर्सन, सेंट्रल एशियन एंड इंडियन ट्रेडिशन ब्लेंड किए गए थे वो इसलिए किया गया था सो दैट वास्ट एम्पायर मेंटेन किया जा सके थ्रू अ मिक्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन। अबाउट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? एम्परर वाज द एब्सोल्यूट हेड ऑफ द स्टेट। एम्परर एब्सोल्यूट हेड ऑफ स्टेट हुआ करता था बट ही फंक्शनड थ्रू सेवरल हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। सेवरल हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के थ्रू एम्परर फंक्शन किया करता था। नंबर वन, वकील, तो प्राइम मिनिस्टर। वकील उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर वकील हुआ करता था। नेक्स्ट, वजीर। वजीर को दीवान भी कहा जाता था। द हेड ऑफ द रेवेन्यू एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड हुआ करता था ही वाज नोन एज वजीर और दीवान।
मीर बख्शी, द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड द पेमेंट ऑफ पे मास्टर ऑफ एम्पायर, ही ऑल्सो मैनेज द मनसबदारी रिकॉर्ड। सदर उस सुदूर, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस मैटर, चैरिटीज एंड जुडिशरी। What is Mansabdari system in Mughal Empire? Introduced by Akbar. This was the backbone of the Mughal military and civil hierarchy. Mansabdari system मुगल मिलिट्री एंड सिविल हायरार्की का बैकबोन हुआ करता था। रैंक, जात और सावत, एवरी ऑफिसर वाज असाइंड अ मनसब और रैंक। मनसब एक प्रकार रैंक हुआ करता था और एवरी ऑफिसर को मनसब या रैंक गिवन की जाती थी। इसमें ही कुछ जात और सावर हुआ करते थे। जात इंडिकेट द पर्सनल स्टेटस एंड सैलरी ऑफ द ऑफिसर, while सावर इंडिकेट द नंबर ऑफ कैवलरी मैन दे वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन। जात पर्सनल स्टेटस एंड सैलरी ऑफ द ऑफिसर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स उस टाइम पर ऑफिसर्स का पर्सनल स्टेटस सेट किया जाता था, स्पेशली ये सैलरी के बेस पर हुआ करता था। और इस तरह का जो एक स्टेटस बनाया जाता था वो जात कहा जाता था। सावर इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन दे वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन। इसी तरह का एक यहाँ पर टैग हुआ करता था सावर। जिस ऑफिसर के पास जितना ज्यादा कैवलरी मैन होगा उसको उतना ही ज्यादा सावर रैंक गिवन किया जाता था। सर्विस, मनसबदार वर नॉट हेरिडिटरी, दे वर अपॉइंटेड, प्रोमोटेड और डिसमिस्ड बाय द एम्परर बेस्ड ऑन द मेरिट एंड लॉयल्टी। मनसबदार का हेरिडिटरी पोस्ट नहीं हुआ करता था। एम्परर के द्वारा मेरिट एंड लॉयल्टी के बेस पर इन्हें अपॉइंट किया जाता था, प्रमोट किया जाता था, डिसमिस भी इन्हें किया जा सकता था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, द जब्त सिस्टम। लैंड रेवेन्यू वाज प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में लैंड रेवेन्यू इनकम का प्राइमरी सोर्स हुआ करता था। द दसाला सिस्टम और जब्त सिस्टम was a land revenue reform introduced by Mughal Emperor Akbar in 1508 through his finance minister Raja Todarmal। दसाला सिस्टम और जब्त सिस्टम लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म का एक पार्ट था जो कि मुगल एम्परर अकबर के द्वारा अपने फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल के हेल्प से 1580 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रोड्यूस एंड प्राइस ऑफ क्रॉप्स ओवर अ 10-year पीरियड। द मींस 10 साल मींस ईयर टू फिक्स अ स्टेबल कैश बेस्ड टैक्स रेट, रिड्यूसिंग करप्शन एंड एडिंग फार्मर्स। मुगल एम्परर अकबर ने टैक्स सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, कैश बेस्ड बनाने के लिए, करप्शन को रिड्यूस करने के लिए, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए दसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। दसाला मीन्स 10 एंड साल मीन्स ईयर। मेजरमेंट, लैंड वाज मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग अ यूनिफॉर्म यूनिट, द इलाही गज। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग लैंड को मेजर करने का एक एक्यूरेट यूनिफॉर्म यूनिट हुआ करता था, द इलाही गज। क्लासिफिकेशन, soil was classified based on productivity, for example polage for annually cultivated land, बंजर फॉर अनकल्टिवेटेड लैंड। मुगल एम्पायर में सॉइल को प्रोडक्टिविटी के बेस पर क्लासिफाई किया गया था। जो लैंड कल्टिवेटेड हुआ करते थे इट इज नोन एज पोलाज एंड जो लैंड अनकल्टिवेटेड हुआ करते थे दिस इज नोन एज बंजर। कलेक्शन, द स्टेट जनरली क्लेम्ड 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस यूजुअली कलेक्टेड इन कैश। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो 1/3 ऑफ एवरेज प्रोड्यूस कलेक्ट किया जाता था, यूजुअली इसको कैश में कलेक्ट किया जाता था। अबाउट प्रोविंशियल एंड लोकल सेटअप, द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स टू इंश्योर स्मूथ गवर्नेंस। स्मूथ गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए मुगल एम्पायर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड था। सूबा, प्रोविंस, सरकार, डिस्ट्रिक्ट। सूबा गवर्न बाय सूबेदार, सूबा को सूबेदार के द्वारा गवर्न किया जाता था। सरकार और डिस्ट्रिक्ट मैनेज बाय फौजदार और अमल गुजार। सरकार जो हुआ करता था, जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट के इक्विवेलेंट हुआ करता था, इसको फौजदार और अमल गुजार के द्वारा मैनेज किया जाता था। फौजदार मीन्स मिलिट्री लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर जो भी हुआ करता था, ही वाज नोन एज फौजदार। एंड अमल गुजार मीन्स रेवेन्यू कलेक्टर, जो भी रेवेन्यू कलेक्टर उस टाइम पर हुआ करता था, ही वाज नोन एज अमल गुजार। परगनाज सब डिस्ट्रिक्ट लीड बाय सिकदार एंड एन आमिल। उस टाइम पर जो परगना हुआ करते थे मॉडर्न डे सब डिस्ट्रिक्ट के इक्वल हुआ करते थे, इसको सिकदार एंड आमिल के द्वारा लीड किया जाता था। विलेज
स्पेशली परगना जो हुआ करते थे, ये ग्रुप ऑफ विलेजेज हुआ करते थे। विलेजेज, द लोएस्ट यूनिट वेयर द मुकद्दम एंड पटवारी प्लेड क्रूशियल रोल। विलेजेज जो हुआ करते थे उस टाइम पर, ये एडमिनिस्ट्रेशन का लोएस्ट यूनिट हुआ करते थे, जहां पर मुकद्दम एंड पटवारी क्रूशियल रोल प्ले किया करते थे। मुकद्दम जो हुआ करते थे वो हेडमैन हुआ करते थे एंड पटवारी अकाउंटेंट हुआ करते थे। नाउ कंपेयर बिटवीन एग्जीक्यूटिव मिलिट्री हेड एंड रेवेन्यू हेड। सेंट्रल लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री हेड हुआ करता था, नोन एज मीर बख्शी, एंड रेवेन्यू हेड जो हुआ करता था वो दीवान ए अला हुआ करता था। सूबा में एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री हेड जो हुआ करता था सूबेदार हुआ करता था, रेवेन्यू हेड हुआ करता था दीवान हुआ करता था। सरकार में एग्जीक्यूटिव मिलिट्री हेड हुआ करता था फौजदार एंड रेवेन्यू हेड हुआ करता था अमर गुजर। परगना में एग्जीक्यूटिव हेड सिकदार हुआ करता था एंड रेवेन्यू हेड अमीर हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ फानम इन मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया में फानम वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था? करेक्ट आंसर इज बी, कॉइंस। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। पानम और पानम्स वर स्मॉल करेंसी कॉइन दैट वर वाइडली यूज्ड इन पेनिनसुलर इंडिया। पानम और पानम स्मॉल करेंसी कॉइन हुआ करते थे जो कि पेनिनसुलर इंडिया में, मिडल इंडिया में वाइडली यूज किए जाते थे, स्पेशली ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर एंड बाय लेटर लोकल रूलर्स इन त्रावणकोर एंड मालाबार। स्पेशली ये विजयनगर एम्पायर के ड्यूरिंग यूज किए जाते थे। बाद में इन्हें त्रावणकोर एंड मालाबार के रूलर्स, लोकल रूलर्स भी यूज करने लगे। दे वर मिंटेड इन गोल्ड और सिल्वर। पानम और पनम्स जो हुआ करते थे गोल्ड एंड सिल्वर में इनको मिंट किया जाता था। बिकॉज ऑफ their small size and weight, they were essential for daily trade and small transactions before the British rupee became standardized. फानम और पानम का स्मॉल साइज एंड स्मॉल वेट की वजह से डेली ट्रेड एंड स्मॉल ट्रांजैक्शंस में इनका यूज किया जाता था, और तब तक यूज किया जाता था जब तक ये ब्रिटिश यहाँ पर रुपी लेकर नहीं आए। अबाउट द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विजयनगर एम्पायर was one of the most significant power in South India, established by two brothers, Harihar and Bukka royal first of the Sangam dynasty। विजयनगर एम्पायर को टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि संगम डायनेस्टी के थे। इट सर्व्ड एज अ मैसिव बुलवार्क अगेंस्ट द नॉर्दर्न सुल्तान्स एंड इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पीक इन आर्ट, लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फोर डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की फोर डायनेस्टीज कौन कौन से थे? द एम्पायर वाज रूल्ड बाय फोर सक्सेसिव लाइनेजेस। नंबर 1 संगम डायनेस्टी, नंबर 2 सलू डायनेस्टी, नंबर 3 तुलु डायनेस्टी, नंबर 4 अराविडु डायनेस्टी, नंबर 1 संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी का जो रूल रहा है वो 1336 से 1485 तक रहा है। ये विजयनगर एम्पायर के फाउंडर रहे हैं। नंबर 2 सलो डायनेस्टी। सलो डायनेस्टी का जो रूल रहा है वो 1485 टू 1505 तक रहा है। नंबर 3 तुलु डायनेस्टी। तुलु डायनेस्टी का जो रूल रहा है वो 1505 से 1570 तक रहा है। ये विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। स्पेशली अंडर कृष्ण देव राय के टाइम पर विजयनगर एम्पायर गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। अराविडो डायनेस्टी 1570 टू 1646 तक इनका रूल रहा है। ये विजयनगर एम्पायर का फाइनल फेज रहा है, और यहाँ पर इसके बाद विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है। द गोल्डन एज कृष्णा देव राय के टाइम पर जो विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एज रहा है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। कृष्णा देव राय ruled 1509 to 1529 is considered the greatest ruler of empire। कृष्ण देव राय एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर था। मिलिट्री, ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड द गजपति ऑफ ओडिशा। कृष्ण देव राय ने बीजापुर के सुल्तान को डिफीट किया, ओडिशा के गजपति को डिफीट किया। लिटरेचर, वो जो स्कॉलर हिमसेल्फ राइडिंग अमुक्तमाल्यदा इन तेलुगु। हिज कोर्ट वाज ग्रेस्ड बाय अष्टदिग्गज एड लिटरेरी जायंट इंक्लूडिंग अलासानी, पेडाना एंड तेनाली राम। कृष्णा देव राय जो कि तुलु डायनेस्टी का एक ग्रेट रूलर रहा है, ये हिमसेल्फ एक स्कॉलर भी था, एंड तेलुगु में ये अ, अमुक्त माल्यादा लिखा करता था। एंड इसके कोड में अष्टदिग्गज, इट मीन्स 8 लिटरेरी जायंट हुआ करते थे, इंक्लूडिंग अल्लासानी, पेडाना एंड तेनाली राम भी उसी का पार्ट थे।
आर्किटेक्चर, he built the famous Vittal temple and हजार राम टेम्पल इन हम्पी। कृष्ण देव राय का जो कंट्रीब्यूशन रहा है सबसे बड़ा, ये रहा है कि इन्होंने विट्ठल टेम्पल, फेमस विट्ठल टेम्पल बिल्ड कराया और हजार राम टेम्पल हम्पी में जो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, बिल्ड कराया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नेकर, विजयनगर एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नोन एज न्यांकर। द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन वाज यूनिक फॉर इट्स न्यांकर सिस्टम। न्यांकर सिस्टम के लिए विजयनगर एम्पायर फेमस था। न्यांकर्स, देयर वर मिलिट्री चीफ हु वर ग्रांटेड लैंड बाय किंग। न्यांकर जो हुआ करते थे वो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे जिन्हें किंग के द्वारा लैंड ग्रांट की जाती थी। ग्रांटेड लैंड को अमरम कहा जाता था। ड्यूटीज, इन एक्सचेंज फॉर द लैंड दे मेंटेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड सोल्जर्स फॉर द किंग एंड पेड अ पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू टू द सेंट्रल ट्रेजरी। न्यांकर्स को किंग्स के द्वारा जो लैंड ग्रांट किया जाता था, इसके एक्सचेंज में न्यांकर्स किंग के लिए फिक्स्ड नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड सोल्जर्स मेंटेन किया करते थे। साथ ही सेंट्रल ट्रेजरी के लिए रेवेन्यू का एक पोर्शन भी पेड किया करते थे। Iyengar system. At the village level, a body of 12 functionaries, Iyengars, managed local affairs and their posts were hereditary. लोकल लेवल पर आयंगर सिस्टम हुआ करता था। अबाउट 12 फंक्शनरीज की एक बॉडी हुआ करती थी जो कि लोकल अफेयर्स को मैनेज किया करते थे। इनका जो पोस्ट हुआ करता था वो हेरिडेटरी पोस्ट हुआ करता था। इकोनॉमी एंड ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से गवर्न किया जाता था। द एम्पायर वाज इनक्रेडिबली वेल्थी, लार्ज ड्यू टू इट्स कंट्रोल ओवर स्पाइस ट्रेड एंड कॉटन टेक्सटाइल। विजयनगर एम्पायर जो था वो इनक्रेडिबली वेल्थी था बिकॉज स्पाइस ट्रेड एंड कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड पर इनका कंट्रोल था। करेंसी, गोल्ड कॉइन कॉल्ड वराज और पैगोडाज वर द स्टैंडर्ड। करेंसी के तौर पर यहाँ गोल्ड कॉइन यूज किए जाते थे विच वर नोन एज वराज और पैगोडाज। As we discussed, smaller denominations like the phantom were used for daily transaction. Daily transaction के लिए यहाँ पर स्मॉलर डिनोमिनेशंस लाइक phantom का यूज किया जाता था जो कि डेली ट्रांजेक्शन को इजी बनाता था। फॉरेन विजिटर्स, विजयनगर एम्पायर के ड्यूरिंग फॉरेन विजिटर्स कब कब आए। ट्रेवलर्स लाइक निकोलो कॉन्टे जो कि इटली से आया था, अब्दुल रजाक पर्शिया से आया था, डोमिंगो पेज पुर्तगाल से आया था। लेफ्ट डिटेल अकाउंट्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर कैपिटल सिटी हम्पी। विजयनगर एम्पायर के ड्यूरिंग सेवरल ट्रेवलर्स ने इंडिया विजिट किया। इटली से निकोलो कॉन्टे ने विजिट किया, पर्शिया से अब्दुल रजाक ने ट्रैवल किया, पुर्तगाल से डोमिंगो पियाज ने यहाँ पर ट्रैवल किया और सभी ने विजयनगर एम्पायर के कैपिटल सिटी हम्पी के बारे में डिटेल अकाउंट गिवन किया है। द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। The empire's dominance ended after the Battle of Talikota, also known as the Battle of Rakshasi Tangdi। 1565 में बैटल ऑफ टालीकोटा होता है विच इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ रक्साई टांगडी। इसके बाद विजयनगर एम्पायर का डोमिनेंस एंड हो जाता है। A combined alliance of Deccan Sultanate, Bijapur, Golconda, Ahmednagar and Berar defeated the Vijayanagar force led by Ram Raya। डेक्कन सल्तनत के अलायंस ने एक कंबाइन अलायंस होता है जिसमें बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर एंड बीदर होते हैं। इन सभी ने मिलकर विजयनगर एम्पायर पर अटैक किया और विजयनगर एम्पायर को इन्होंने डिफीट किया। उस टाइम पर विजयनगर फोर्स को राम राय लीड कर रहा था। द कैपिटल हम्पी वो सब्सिक्वेंटली सेक्ड एंड डिस्ट्रॉयड। कैपिटल हम्पी को भी सेक्ड कर लिया गया एंड डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कौन कौन सा ट्रेवलर्स किस रूलर का ड्यूरिंग आया उससे रिलेटेड ये चार्ट है। निकोलो कॉन्टे इटली से आया था, देवराय फर्स्ट के टाइम पर आया। अब्दुल रज्जाक पर्शिया से आया, देवराय सेकंड के टाइम पर आया। डोमिंगो पेस पुर्तगाल से आया, कृष्ण देवराय के टाइम पर आया। फर्नांडो न्यूज पुर्तगाल से आया, अचूता देवारिया के टाइम पर आया। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इन हैदराबाद कोमेमोरेट द टीचिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हैदराबाद में जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी सेटअप किया गया है ये किसके टीचिंग्स या कौन से टीचिंग्स को कोमेमोरेट करता है। करेक्ट आंसर इज ए, द बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्वेशन वो है डिवोशन। सेल्वेशन का बेस्ट मीन्स डिवोशन है। इस टीचिंग को ये
कोमेमोरेट करता है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। The 216 foot tall statue of equality is dedicated to the 11th century Bhakti Saint Sri Ramanujacharya। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी जो है 11th सेंचुरी भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य को डेडिकेट करता है। ये स्टेचू अबाउट 216 फीट हाई है। रामानुजा प्रोपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैत। रामानुजा ने विशिष्ट अद्वैत की फिलोसफी को प्रोपाउंड किया था। विशिष्ट अद्वैत मीन्स क्वालिफाइड मोनिज्म। He revolutionized the social structure by teaching that bhakti to Lord Vishnu is the path of liberation and that this path is open to everyone, regardless of their caste or social status. Uh, रामानुजाचार्य की जो टीचिंग थी, उस टीचिंग के अंदर ये मेंशन किया गया था कि लिबरेशन का जो पाथ है, वो लॉर्ड विष्णु के लिए भक्ति है। इट मीन्स लॉर्ड विष्णु के भक्ति को इन्होंने एम्फेसाइज किया एंड दिस पाथ इज ओपन टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और सोशल स्टेटस। ये जो पाथ है वो सभी के लिए है। कास्ट सोशल स्टेटस के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। यही वजह है कि इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा गया। अबाउट द भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। Bhakti movement was a massive social religious revolution in medieval India that emphasized selfish devotion to a personal God as the primary part of salvation, rather than rituals or caste-based hierarchies. It acted as a bridge between different social groups and played a crucial role in the development of regional languages. Core philosophy: the movement rejected the rigidity of the caste system and dominance of Brahminical rituals. भक्ति मूवमेंट ने कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को रिजेक्ट किया। इक्वालिटी: इट प्रीच्ड दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल इन आइज ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ कास्ट जेंडर और क्रीड। भक्ति मूवमेंट के जो प्रीस्ट थे उसमें यह इंपॉर्टेंट था कि ऑल ह्यूमंस इक्वल हैं गॉड के आइज में एंड कास्ट जेंडर और क्रीड के बेस पर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। पर्सनल गॉड: devotees focused on a personal relationship with God, often categorized into two schools, सगुण और निर्गुण। डिवोटीज जो थे वो गॉड के साथ पर्सनल रिलेशनशिप पर फोकस किया करते थे और टू स्कूल्स में इसको कैटेगराइज किया गया था, सगुण एंड निर्गुण। सगुण: बिलीफ इन गॉड विद फॉर्म एट्रीब्यूट एंड इनकार्नेशन। सगुण जो हुआ करते थे वो एक फॉर्म के बेस पर गॉड में बिलीव किया करते थे एंड एट्रीब्यूट इनकार्नेशन सच एज तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, वर्शिपिंग रामा और कृष्णा। निर्गुण जो हुआ करता था बिलीव इन एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मलेस गॉड विदाउट एट्रीब्यूट। निर्गुण का मानना था कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस है और इसके जो प्रोमोटर रहे हैं वो कबीरदास, गुरु नानक देव जी रहे हैं। वर्नाकुलर लैंग्वेज: इंस्टेड ऑफ संस्कृत, सेंट प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, मराठी, बंगाली एंड तमिल, मेकिंग द टीचिंग्स एक्सेसिबल टू द मासेस। संस्कृत लैंग्वेज की जगह इन सभी सेंट ने लोकल लैंग्वेज में प्रीचेस गिवन किए लाइक हिंदी, मराठी, बंगाली एंड तमिल सो दैट एवरी पीपल इसको समझ सकें। द टू वेव्स: द मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया एंड लेटर स्प्रेड इन नॉर्थ। भक्ति मूवमेंट पहले साउथ इंडिया में था, उसके बाद ये नॉर्थ इंडिया में आया। साउथ इंडिया 7th to 9th सेंचुरी में था। द मूवमेंट वाज लीड बाय टू ग्रुप ऑफ तमिल पोएट सेंट अलवर्स, न्यानार्स। अलवर्स जो थे वो डिवोटी ऑफ विष्णु हुआ करते थे। न्यानार्स जो थे वो डिवोटीज ऑफ शिवा हुआ करते थे। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स व्हिच वर लेटर कलेक्टेड इन वर्क्स लाइक द दिव्य प्रबंधम एंड तावाराम। दिव्य प्रबंधम अलवर्स के साथ कनेक्ट है एंड तावाराम जो है वो न्यानार्स के साथ कनेक्ट है। नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट 3rd into 4th 17th सेंचुरीज के बिटवीन पहुंचता है। द मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम इन द नॉर्थ मच लेटर, इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफी मूवमेंट एंड द changing political landscape. Ramananda, often credited with bringing the Bhakti movement from south to north. रामानंदा भक्ति मूवमेंट को साउथ से नॉर्थ की तरफ लेकर आते हैं। कबीर, अ रेडिकल रिफॉर्मर हु चैलेंज बोथ हिंदू एंड इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स। कबीर एक ऐसे रेडिकल रिफॉर्मर थे जो कि हिंदू एंड इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स को इन्होंने चैलेंज किया। गुरु नानक, द फाउंडर ऑफ सिखिज्म हु एम्फसाइज द एक ओमकार वन गॉड। गुरु नानक जो थे वो सिक्किम के फाउंडर थे। इन्होंने वन गॉड
मीन्स एक ओमकार को एम्फेसाइज किया। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर कुछ पेयर्स गिवन है, कौन सा पेयर करेक्ट है फाइंड करना है। लेफ्ट साइड में कुछ साइड गिवन है, राइट साइड में लोकेशन गिवन है। धौली ओडिशा में, दिस इज राइट। इरागोड़े आंध्र प्रदेश में, दिस इज ऑल्सो राइट। जो जोगाड़ा मध्य प्रदेश में नहीं है। कलसी कर्नाटक में नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी, ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई पेयर वन इज करेक्ट। धौली जो है वो लोकेटेड नियर भुवनेश्वर ओडिशा। ये ओडिशा भुवनेश्वर में है। इट इज द साइड ऑफ अशोका रॉक एडेड एट द फेमस वाइड पीस पैगोडा। पेड़ ऑफ Irrawaddy, correct, located in Kurnool district of Andhra Pradesh. It contains both major and minor rock edicts of Ashoka. Pair 3, Jagoda. Jagoda is another important Ashokan site located in Odisha, not Madhya Pradesh. Pair 4, Kalsi. Kalsi is situated in the Dehradun district of Uttarakhand, not in Karnataka. Question number 6. With reference to Gulamgiri, a book written by Jyotirao Phule, consider the following statement. गुलामगिरी बुक ज्योतिराव फूले के द्वारा रिटर्न की गई है। इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। इट वाज रिटन इन 1873। गुलामगिरी बुक 1873 में रिटन किया गया था, दिस इज करेक्ट। इट वाज डेडिकेटेड टू द अमेरिकन मूवमेंट ऑफ फ्री स्लेव्स। ये अमेरिकन मूवमेंट को डेडिकेटेड बुक थी सो दैट स्लेव्स को फ्री किया जा सके। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। तो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। ज्योतिराव फुले wrote Gulamgiri meaning slavery in 1873. He purposefully dedicated the book to the American people who fought in American Civil War to abolish slavery. He did this to draw a parallel between the conditions of the lower caste in India and the black slaves in America, hoping to inspire a similar liberation movement in India. Question number 7. In the context of colonial India, Shah Nawaz Khan, Prem Kumar Sehgal, and Gurbakh Singh Dhillon are remembered as ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर 3 नेम गिवन है, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन। ये इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स हुआ करते थे। सो करेक्ट आंसर इज सी। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। These 3 individuals were prominent officers of आजाद हिंद फौज लीड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जो क्वेश्चन में प्रोमिनेंट ऑफिसर्स गिवन है, ये सब आजाद हिंद फौज के ऑफिसर हुआ करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज को लीड किया गया था। दे आर फेमस फॉर रेड फोर्ट ट्रायल इन 1945 where they were tried by British for treason. The trial sparked a massive nationalist protest across India, uniting people of different religions, which significantly weakened British control over the Indian army. अबाउट द आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑल्सो नोन एज द इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता था। वॉज एन आर्म्ड फोर्स फाउंड बाय इंडियन नेशनलिस्ट इन 1942 इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में 1942 में इसको इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा फॉर्म किया गया था। Its primary objective was Indian independence from British rule through military intervention with the support of Imperial Japan. इसका मेन ऑब्जेक्टिव मिलिट्री इंपीरियल जापान के सपोर्ट से इंडिया में मिलिट्री इंटरवेंशन करके ब्रिटिश रूल से इंडिया को इंडिपेंडेंट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। फॉर्मेशन एंड लीडरशिप, द आईएनए इवॉल्व थ्रू टू डिस्टिंक्ट फेज के साथ ये इवॉल्व हुआ। फर्स्ट फेज 1942, सेकंड फेज 1943। फर्स्ट फेज फाउंडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह विद इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैप्चर्ड बाय जापान ड्यूरिंग द मलयन कैंपेन। फर्स्ट फेज जो था इसको कैप्टन मोहन सिंह ने फाउंड किया था और मलायन कैंपेन के ड्यूरिंग जापान ने जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैप्चर किए थे, इनके साथ में इसको फॉर्म किया गया। हाउएवर, ड्यू टू डिसएग्रीमेंट विद जापानीज मिलिट्री कमांड, द फर्स्ट आईएनए वाज डिसबैंडेड। सेकंड फेज, सुभाष चंद्र बोस अराइव्ड इन सिंगापुर एंड टुक कमांड। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं और आजाद हिंद फौज की कमांड टेकिंग करते हैं। ही रिवाइटलाइज द फोर्स गिविंग द फेमस स्लोगन चलो दिल्ली। फोर्स को इन्होंने रिवाइटलाइज किया एंड फेमस स्लोगन चलो दिल्ली गिवन किया। द प्रोविजनल गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1943 नेताजी एस्टेब्लिश द अलजी हुकूमत ए आजाद हिंद provisional government of free India in Singapore. He was recognized by the Axis power, Japan, Germany, Italy, and even had its own currency, code, and civil code.
Key features and structure of Azad Hind Fauj. The Rani of Jhansi Regiment, one of the first all-female combat unit in modern military history, led by Captain Lakshmi Swaminathan Sehgal. Composition: it consisted of nearly 45,000 soldiers, including former British Indian Army POWs and Indian expatriates living in Southeast Asia. Motto: Ittihad, Ittimad, and or Qurbani, unity, faith, and sacrifice. मिलिट्री कैंपेन क्या-क्या थे इसके? The INA fought alongside Japanese forces during the Imphal and Kohima campaign during 1944 on the Indo-Burma border. Initial success: they managed to capture part of Manipur and Nagaland, and the Tricolor was hosted at Mirang, Manipur. Turning point: due to the failure of Japanese logistics, the onset of monsoon, and the eventual defeat of Axis power in 1945, the INA was forced to retreat. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रहा है आईएनए का? After the war, the British staged public trial of three INA officers, Shahnawaz Khan, Prem Singhal, and Gurbakh Singh Dhillon, at the Red Fort in Delhi, 1945. Mass mobilization. The trial triggered unprecedented unity across India. For the first time, Hindu, Muslim, and Sikh stood together to defend the patriots' impact on British Raj. The widespread unrest, including the Royal Indian Army revolt of 1946, convinced the British that they could no longer rely on the Indian military to maintain their rule, accelerating the process of independence. Question number 8. Which one of the following statement about Sangam literature in ancient South India is correct? एंसेंट साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फाइंड करना है. करेक्ट आंसर इज बी. द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू संगम पोइट्स. सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण, ये संगम पोइट्स को इसका जानकारी था, और ये संगम लिटरेचर से इंफॉर्मेशन मिलता है. सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन. Varna system. While the caste system in south was different from the north, Sangam work like Talkapyam mention four classes. तालकम तालकप्यम में 4 क्लासेस मेंशन है. जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में कास्ट सिस्टम था, उसी तरह से साउथ इंडिया में भी ये प्रिवेल था, बट ये डिफरेंट तरीके से था. 4 क्लासेस. नंबर 1 अंतनार, ब्राह्मण्स को अंतनार कहा जाता था. अरासार किंग्स और वॉरियर्स के लिए यूज किया जाता था. वैश्यार ट्रेडर्स के लिए. वेल्लासार फार्मर्स के लिए यूज किया जाता था. इट मीन्स इन 4 क्लासेस में साउथ इंडिया में कास्ट सिस्टम डिवाइडेशन था. मेटेरियल कल्चर. संगम पोएट आर फेमस फॉर दियर विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेड, रोमन गोल्ड एंड सिटी लाइफ. सो ऑप्शन ए इज फॉल्स. वॉरियर एथिक्स. अ ह्यूज पोर्शन ऑफ संगम पोएट्री is dedicated to war, heroism, and the hero stone. About the संगम डायनेस्टी. संगम डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. संगम डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1336 to 1485 रहा है. संगम डायनेस्टी was the first of the 4 dynasties that ruled the Vijayanagar Empire, founded by 2 brothers, Harihar and Bukkarwal first. It played a pivotal role in the political and cultural history of South India, serving as a bulwark against the expansion of Delhi and Brahmani Sultanate. Foundation and rise. According to tradition, the brothers were originally in the service of the Kampili kingdom and were captured by Muhammad bin Tughlaq. According to tradition, जो ये दो ब्रदर्स थे हरिहर एंड बुक्का, ओरिजिनली ये काम्पिली किंगडम में सर्विस किया करते थे, एंड मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इन्हें कैप्चर कर लिया जाता है. After being sent back to Deccan to quell rebellions, they met the sage Vidyaranya, who inspired them to establish a Hindu kingdom on the bank of the Tungabhadra river. मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर एंड बुक्का को डेक्कन रीजन में भेजता है, सो दैट वहाँ रेबेलियंस को क्वेल किया सके. यहाँ पर इनकी जो मीटिंग होती है वो सेज विद्यारण्य से होती है. सेज विद्यारण्य इन्हें तुंगभद्रा रिवर के आसपास हिंदू किंगडम इस्टेब्लिश करने के लिए इंस्पायर किया. कैपिटल विजयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री, मॉडर्न डे हम्पी. कैपिटल इनका जो हुआ करता था वो विजयनगर हुआ करता था. विजयनगर मीन सिटी ऑफ विक्ट्री. मॉडर्न डे हम्पी, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां पर विजयनगर हुआ करता था. सिंबल द वरा बोर, एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु.
संगम डायनेस्टी किंग्स का जो सिंबल हुआ करता था वो वराह हुआ करता था, बोर, जो कि लॉर्ड विष्णु का इनकार्नेशन माना जाता है। सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड राजाज और मंडलम्स। संगम डायनेस्टी प्रोविंसेस कॉल्ड राजाज और मंडलम्स में डिवाइड था। A unique feature was the Nyankar system, where military chiefs were given land in exchange for military service. संगम डायनेस्टी का जो यूनिक फीचर था वो ये था कि यहाँ पर न्यांकार सिस्टम प्रिवेल था, जिसमें मिलिट्री चीफ को किंग के द्वारा लैंड गिवन की जाती थी और एक्सचेंज में मिलिट्री किंग्स को सर्विस प्रोवाइड किया करते थे। न्यांकार सिस्टम हमने इससे पहले जब विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा था, वहां पर भी ये आया था, बिकॉज संगम डायनेस्टी जो है वो विजयनगर एम्पायर का ही एक पार्ट है। फॉरेन अकाउंट, travelers like Niccolo Conti from Italy and Abdul Razak from Persia visited during the Sangam era, describing Vijayanagar as one of the most prosperous cities in the world. Uh, इटली से निकोलो एंड पर्शिया से अब्दुल रजाक, इन्होंने संगम एरा के ड्यूरिंग ही विजयनगर विजिट किया था और इन्होंने विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड एक डिटेल अकाउंट गिवन किया है। लिटरेचर, while Sanskrit was the core language, Telugu and Kannada literature flourished. Devaraya II himself was a scholar and wrote works like Mahanatak, सुधा निधि। संस्कृत लैंग्वेज कोड लैंग्वेज थी संगम एरा के ड्यूरिंग, बट तेलुगु एंड कन्नड़ लिटरेचर भी इस टाइम पर फ्लरिश हो रही थी। देवराय सेकंड, जो कि संगम डायनेस्टी का ही रूलर रहा है, ये हिमसेल्फ एक स्कॉलर था एंड इसने महानाटक सुधा निधि लिखा है। द बहमनी कॉन्फ्लिक्ट, द डायनेस्टी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ परपेचुअल स्ट्रगल विद द बहमनी सल्तनत ओवर द फर्टाइल रायचूर दोआब decline. The Sangam dynasty ended in 1485 CE when Salu Narasimha, a powerful commander, overthrew the weak last ruler to prevent the empire's collapse. This event is known as first usurpation, leading to the rise of Salu dynasty. इसके बाद Salu dynasty स्टार्ट होती है। मेजर रूलर्स एंड अचीवमेंट, संगम डायनेस्टी के मेजर रूलर्स कौन कौन से रहे हैं, सच है हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, ये सब इसके इम्पोर्टेंट किंग रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन, बुक्का फर्स्ट एक्सपेंडेड द एम्पायर टू द साउथ, मदुरई। बुक्का एम्पायर को साउथवर्ड एक्सपेंड करता है। हरिहर सेकंड consolidated control over the eastern coast and part of Goa. हरिहर सेकंड जो होता है ये ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली आंध्रा रीजन की तरफ एम्पायर को एक्सटेंड करता है एंड पार्ट ऑफ गोवा में भी ये एक्सटेंड करता है। देवराय फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड अ मैसिव डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा फॉर इरिगेशन, पैट्रोनाइज द फेमस पर्ल हॉल। देवराय सेकंड often considered the greatest Singham ruler. He recognized the army and expanded into Sri Lanka and Kerala. Question number 9. From the decline of Gupta until the rise of Harshvardhan in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? गुप्ता पीरियड में डिक्लाइन होने के बिटवीन एंड हर्षवर्धन के राइज होने के बिटवीन कौन कौन सेवंथ सेंचुरी में कौन कौन से किंगडम्स थी नॉर्थ इंडिया में जिनके पास पावर थी। द गुप्ता ऑफ मगध, दिस इज राइट। परमार ऑफ मालवा, दिस इज रॉन्ग। पुष्य भूतिज ऑफ थानेसर, दिस इज राइट। एंड मोखारिस ऑफ कन्नौज, दिस इज राइट। यादव ऑफ देवगिरी, दिस इज रॉन्ग। द मात्रक्ष ऑफ वल्लभी, दिस इज राइट। सो करेक्ट आंसर इज बी। 1 2 3 4 इसका करेक्ट है। 2 इसका करेक्ट नहीं है, 1 3 4 करेक्ट है। क्वेश्चन का डिटेल यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10, with reference to the religious history of India, consider the following statement. Religious history of India से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट फाइंड करना है। स्थाविरवादीन्स बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म, दिस इज रॉन्ग। लोकोत्तरवादीन सेक्ट वाज एन ऑफशोर ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, दिस इज राइट। द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका
hosted Mahayana Buddhism. This is right. So correct answer is B. 2 and 3 इसके correct है. So let's discuss the detail of this question. Sthaviravadins, they are elders and belong to Hinian Theravada Buddhism, not Mahayana. स्थविरावाडिन्स जो थे ये हीनियन थेरावाडा बुद्धिज्म से बिलोंग करते थे. लोकोत्तरवादिन्स, दिस वाज इंdeed a subsect of Mahasangikas. They believed Buddha was Loktar. Deification, they treated Buddha as a god rather than a human teacher. The Mahasangikas paved the way for the rituals and idol worship found in the Mahayana Buddhism. Hinian and Mahayana. The division between Hinian and Mahayana represent the first major division in Buddhism, formalized during the Fourth Buddhist Council under King Kanishka. This transformation shifted Buddhism from a strict monastic self-discipline practice to a more popular devotional religion. बुद्धिज्म का हीनयान एंड महायान में डिवीजन होता है और यह डिवीजन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर किंग कनिष्क के ड्यूरिंग होता है. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट सेंचुरी सीए के ड्यूरिंग होता है. की कंसेप्ट ऑफ महायान, महायान का की कंसेप्ट क्या था? बोधिसत्वाज, प्रोमिनेंट फिगर लाइक अवलोकेश्वरा, मंजुश्री एंड मैत्रेय. University, it taught that everyone possesses Buddha nature and can achieve enlightenment, not just monk. Philosophical school, it gave rise to Madhyamak school by Nagarjuna and Yogchar school. Key concept of Hina, strict discipline, adherence to the original teaching of the Tripitaka without modification, no ritualism, stress that salvation is a lonely path to mediation and ethical living. The sects, the most prominent surviving sect of the Hainan tradition in Theravada. Historical impact, the rise of Mahayana was a turning point for Indian history. It led to the construction of massive stupas and the famous Gandhar and Mathura schools of art, which created the first physical representation of the Buddha. This shift also made Buddhism easier to export along the Silk Road, explaining its dominance in East Asia today. Comparison of philosophical texts. Hinian relics on the Pali Canon, such as Sutta, Vinaya, uh, Abhidhamma Pitak. Mahayana relies on sutras like the Lotus Sutra, Heart Sutra, and Prajna Pramita. कोर डिफरेंस हीनयान एंड महायान में कोर डिफरेंस क्या है? हीनयान मीनिंग क्या है? लेजर व्हीकल, ऑर्थोडॉक्स थे, कंजर्वेटिव थॉट वाले थे. महायान ग्रेटर व्हीकल, लिबरल और रिफॉर्मिस्ट थे. हीनयान आइडियल क्या था? अरहट, वन हु अचीव पर्सनल निर्वाण थ्रू सेल्फ एफर्ट. महायान का क्या आइडियल था? बोधिसत्व, वन हु डिले देयर ओन निर्वाण टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग. हीनयान में व्यू बुद्धा को कैसे व्यू किया जाता था? व्यू एज ए ग्रेट टीचर एंड ह्यूमन गाइड. महायान में बुद्धा को कैसे व्यू किया जाता है? व्यू एज ए डेटी और अ डिवाइन बीइंग. हीनयान में किस तरह से वर्शिप की जाती है? फोकस ऑन सिंबल, फुटप्रिंट्स, बोधि ट्री, एम्प्टी थ्रोन. महायान में आइडल वर्शिप किया जाता है, रिचुअल्स एंड प्रेयर टू बुद्धा एंड बोधिसत्व. हीनयान की जो लैंग्वेज थी प्राइमरीली पाली लैंग्वेज थी, द लैंग्वेज ऑफ द मासेस. महायान की जो प्राइमरी लैंग्वेज थी वो संस्कृत लैंग्वेज थी, स्कॉलरली लैंग्वेज. हीनयान का ज्योग्राफी श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया. महायान का जो ज्योग्राफी रहा है चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत, वियतनाम. Question number 11. With reference to Indian history, consider the following text. निट्टी पटाकरण, परिस्थिति परवान, अवधानशतक एंड महापुराण. विच वन ऑफ द above आर जैन टेक्स्ट? इनमें से कौन कौन सा टेक्स्ट जैन टेक्स्ट है? 2 and 4 जैन टेक्स्ट है. डिटेल यहाँ पर गिवन है. क्वेश्चन नंबर 12. With reference to the proposals of क्रिप्स मिशन, consider the following statement. क्रिप्स मिशन प्रपोजल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. 2 स्टेटमेंट गिवन है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है. स्टेटमेंट 1. The Constituent Assembly would have member nominated by provincial assemblies as well as provincial state. Constituent Assembly के अंदर प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसिपल स्टेट के अंदर से नॉमिनेटेड मेंबर थे. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its further status. क्रिप्स मिशन प्रोपोजल के अंडर
ये था जो सेकंड स्टेटमेंट है कि कोई भी प्रोविंस जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, वो सेपरेट एग्रीमेंट साइन कर सकता है। बट फर्स्ट स्टेटमेंट जो था वो क्रिप्स मिशन प्रपोजल से रिलेटेड नहीं था। So let's discuss the detail of this question. Statement 1 is false. The member from provincial assemblies were to be elected by lower house, while only those from princely state were to be nominated by the rulers. Why statement 2 is true? This was the controversial opt-out clause that allowed province to remain independent or form their own union, which was Congress strongly opposed. About the Constituent Assembly of India. Constituent Assembly of India से related ये कुछ points हैं. Constituent Assembly was a sovereign body formed to draft the Constitution of liberated India. It operated as India's first provisional parliament. इंडिया के फर्स्ट प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पर इसने वर्क किया. फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन. द असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 46 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है. टोटल स्ट्रेंथ इनिशियली 389 मेंबर्स थे. आफ्टर पार्टीशन इसके जो मेंबर रिड्यूस हुए 299 तक रिड्यूस हुए. नेचर ऑफ इलेक्शन. मेंबर्स वर पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर इलेक्टेड थे, कुछ मेंबर नॉमिनेटेड थे. इलेक्टेड मेंबर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से किए गए थे एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर थे वो हेड ऑफ प्रिंसिपल स्टेट से बिलोंग करते थे. इट मीन्स पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स जो थे वो प्रिंसिपल स्टेट के हेड के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे. Representation. Although not elected directly by the adult franchise, the assembly included representatives from all sections of society: Hindu, Muslim, Sikh, Parsis, Anglo-Indian, Christian, SC, ST and women. About 15 women members इसमें थी. Key timelines and sessions. First meeting. December 9, 1946, Dr. Sachidanand Sinha, the oldest member, was elected as the temporary president. December 9, 1946 को टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इलेक्ट किया जाता है परमानेंट प्रेसिडेंट ऑन December 11, 1946. इट मीन्स 2 days बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट विद S.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णाचार्य एज वाइस प्रेसिडेंट. 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है. H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णाचार्य इसका वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन December 13, 1946. इसके बाद 2 days बाद यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करते हैं. इट ले डाउन द फंडामेंटल आइडियल्स सच एज सॉवरेनिटी, जस्टिस, इक्वालिटी दैट इवेंचुअली बिकम द preamble. ड्यूरेशन. इट टुक 2 years 11 months and 18 days to complete the task. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इतना टाइम पीरियड लगा. फाइनल एडॉप्शन. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1945, सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है. दैट इज वाई 26 January is celebrated as Constitution Day. The drafting committee. This was the most important committee tasked with scrutinizing the initial draft. Dr. B.R. Ambedkar, the chairman, is recognized as the architect of Constitution of India. Committee worked through several drafts, incorporating feedback from public debate and provincial legislatures. Critical functions. Enacting law. It acted as the central legislature, passing ordinary law until the first general election in 1951-52. नेशनल सिंबल. इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 में इन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया एंड नेशनल एंथम एंड सॉन्ग January 24, 1950. Ratification. It ratified India's membership in the Commonwealth in May 1949. Keith had the last session. The final session was held on January 24, 1950, where members signed the Constitution. 2 days later, on January 26, 1950, Constitution came into force and the Assembly transformed into Provisional Parliament of India. मेजर कमेटीज कौन कौन से रहे हैं एंड चेयरपर्सन कौन रहे हैं. ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरपर्सन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ पटेल. स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स सरदार वल्लभ पटेल. क्वेश्चन नंबर 13.
The announcement of 1917 by Montagu was related to, correct answer is C, encouraging association of Indians in every branch of administration. Announcement of 1917, which is also known as August Declaration, ये किससे रिलेटेड था? मेनली ये इंडियंस के एसोसिएशन को बढ़ाने के लिए था ये। एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस के रोल को यहाँ पर बढ़ाने के लिए ये डिक्लेरेशन किया गया। Detailed explanation. On August 20, 1917, Edwin Montagu stated that the British policy was for the increasing association of Indians in every branch of administration and gradual development of self-governing institutions. This was the precursor to the 1919 Act. So let's discuss the detail of this question. About the August Declaration, also known as the Montagu Declaration, was a landmark statement made on August 20, 1917 by Edwin Montagu, the Secretary of State for India. It marked a significant shift in British policy toward India during World War I. For the first time, the British government officially used the term responsible government as the ultimate goal for India, moving away from the previous stance that India was not fit for self-rule. Why was it issued? अगस्त प्रपोजल क्यों इशू किया गया? Several factors pressured the British to make this concession. Number one, home ruling movement led by Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak. This movement has created intense political consciousness for self-government. Number two, Lucknow Pact 1916. The rare unity between the Congress and the Muslim League forced the British to take Indian demand seriously. Number three, World War I. Britain needed India's continued support in terms of soldiers and resources. Number four, the Mesopotamian Commission report. The report criticized the Indian government inefficiency during the war, leading to appointment of the liberal-minded Edwin Montagu. Significance and impact. अगस्त proposal का क्या significant है, क्या इसका impact रहा है? The August Declaration is often called the Magna Carta of India by some moderate leaders of the time, though it was met with mixed reactions. Moderate view leaders like Surendranath Banerjee welcomed it as a historic step. This eventually led a second split in the Congress, as moderate formed the Indian National Liberal Federation. एक्सट्रीमिस्ट का क्या व्यू रहा है इसको लेकर? Taylor described the declaration as a sunlit down, arguing that it lacked a specific timeline and kept the power of judging process in Britain's hands. Leading outcome. This declaration formed the basis for the Montagu-Chelmsford Report, which were enacted as Government of India Act of 1919. Comparison August Declaration of 1917 versus August of 1940. यहाँ पर दोनों को कंपेयर करेंगे। टीचर अगस्त डिक्लेरेशन 1917 का जो ऑब्जेक्टिव था, प्रोमिट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अगस्त ऑफ 1940 प्रोमिट डोमिनेंट स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी। ट्रिगर अगस्त डिक्लेरेशन 1917 को होम रूल लीग एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ट्रिगर किया था। अगस्त ऑफ 1940 को वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड नीड फॉर कांग्रेस कॉपरेशन ने ट्रिगर किया था। रिजल्ट अगस्त डिक्लेरेशन 1917 का क्या रिजल्ट हुआ? लीड टू द एक्ट ऑफ 1919 डीआरके। एंड अगस्त ऑफ 1940 का क्या रिजल्ट रहा? रिजेक्टेड बाय कांग्रेस, लीड टू इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू द पोर्तुगीज? मेडिवल गुजरात का कौन सा रूलर था जिसने दीव को पोर्तुगीज को सरेंडर किया? करेक्ट आंसर इज सी, बहादुर शाह। डिटेल एक्सप्लेनेशन इन 1534 faced with an invasion by Mughal Emperor Humayun, बहादुर शाह signed the Treaty of Bassein with the Portuguese. बहादुर शाह ने पुर्तगीज के साथ ट्रीटी ऑफ बासेन साइन की। ही गेव देम दीव इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सपोर्ट। मिलिट्री सपोर्ट के एक्सचेंज में इसने दीव को पुर्तगीज को गिवन किया। अबाउट ट्रीटी ऑफ बासेन 1534। 1534 की ट्रीटी ऑफ बासेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। वॉज अ स्ट्रेटेजिक बट डेस्परेट डिप्लोमेटिक मूव बाय सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात। उस टाइम पर गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह हुआ करता था और इसने ये ट्रीटी पुर्तगीज के साथ साइन की। की टर्म्स ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी का क्या क्या टर्म्स थे? साइन ऑन December 23, 1934 अबाउट द गैलिसन साओ मैट्यू। द ट्रीटी हैड द फॉलोइंग मेजर प्रोविजंस। क्या क्या प्रोविजंस थे? सीजन ऑफ टेरिटरी, बहादुर शाह सीडेड बासेन मॉडर्न डे वैसाई नियर मुंबई एंड इट्स डिपेंडेंसीज including the island that would eventually form Bombay, Mumbai. The price of due,
The Portuguese were granted the right to build a massive stone fort at the trade restrictions. All ships sailing from Gujarat port were required to take a Portuguese permit and pay duties at Basen military alliance. In return, the Portuguese promised military assistance against the Mughal. Question number 15. Consider the following periods. लेफ्ट में किंग्स गिवन है, राइट में डायनेस्टीज गिवन है. नानुका, चंदेला, दिस इज राइट. एंड जय शक्ति परमार, दिस इज रॉन्ग. नागवट सेकंड, गुर्जर प्रतिहार, दिस इज राइट. भोज राष्ट्रकूड़ा, दिस इज रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2 पेयर इसका करेक्ट है. डिटेल इसका गिवन है. क्वेश्चन नंबर 16. रिगार्डिंग द सोमनाथ टेम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सोमनाथ टेम्पल के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट 1. सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन. ये ज्योतिर्लिंग श्राइन में से एक, दिस इज राइट. द डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल बरूनी. सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन अल बरूनी ने गिवन किया, दिस इज राइट. प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज इंस्टॉल्ड बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्ण. नो, दिस इज रॉन्ग. करेक्ट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. So correct answer is A. 1 and 2 only statement correct है. Why statement 1 is true? It is the first of the 12 ज्योतिर्लिंग shrines. Total 12 ज्योतिर्लिंग shrines है, उनमें से एक है. Why statement 2 is true? Al Biruni described the temple and Muhammad Ghazni's raid in his book किताब उल हिंद. किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखा है और इसी में मोहम्मद गजनी के रेड के बारे में लिखा है. Why statement 3 is false? The Pran Pratishtha modern temple was performed by President Dr. Rajendra Prasad, not S. Radhakrishnan. About Somnath Temple, located in Prabhaspatan, Gujarat. It is one of the most sacred pilgrimage sites in India. It is traditionally considered the first among the 12 Jyotirlinga shrines of Shiva. Its history is a remarkable siege of destruction and construction, symbolizing the resilience of Indian culture heritage. हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या रहा है इस टेम्पल का. द नेम सोमनाथ मीन्स लॉर्ड ऑफ सोम, द मून गॉड. अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, द मून गॉड बिल्ड द टेम्पल इन गोल्ड, रावण इन सिल्वर, कृष्णा इन सैंडलवुड एंड किंग भीमदेव इन स्टोन. त्रिवेणी संगम. द टेम्पल इज सिचुएटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 rivers, Kapila, Hiran and Saraswati, making the location spiritually potent. The eternal shrine. The site has been destroyed and rebuilt at least 7 times. 7 times इस साइट को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, बिल्ड किया जा चुका है by various rulers, including the Arab governors of Sindh, Mahmud of Ghazni and Delhi Sultanate. The modern temple, Mahameru Prasad. The current structure was completed in 1951 in the Mahameru Prasad style, a variant of Nagar style of temple architecture. Architecture. It features intricate carvings, a massive sikara, and a kalash at the top weighing 10 tons. The Ban Stambh arrow pillar located on the temple's sea wall. This pillar bears an inscription stating that a straight line from that point of the South Pole encourages no landmass. This highlights the ancient Indian understanding of geography. Pran Pratishtha. The installation of the Jyotirlinga was performed by India's first president Dr. Rajendra Prasad on May 11, 1951. आर्किटेक्चरल फीचर्स. नागर स्टाइल में इस टेम्पल को बनाया गया है. एज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, सोमनाथ इंक्लूड गर्भगृह, मंडप, सिकारा, अमलक, ये सब इसमें कंस्ट्रक्ट किए गए हैं. गर्भगृह मीन्स द इनर मोस्ट सेक्टम वेयर द ज्योतिर्लिंग इज प्लेस्ड. मंडप मीन्स द असेंबली हॉल फॉर डिवोटीज. Sikara, the towering pyramid-like spire above the sanctum. Amlak and Kalash, the circular stone and the crowding pot at the very peak. Key inventions and reconstruction. किस किस ईयर में किसने इन्विजन किया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है. 1024 CE, मोहम्मद गजनी, the most famous invasion. He looted the temple's immense wealth and destroyed the Jyotirlinga. 1299 CE, अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ने इस पर अटैक किया. जनरल उलुग खान डिफीटेड द वाघेला किंग एंड डेस्केंडेड द टेम्पल. 1702 में भी औरंगजेब ने अटैक किया. ऑर्डर द फाइनल मेजर डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द मुगल एरा. 1782 CE में भी अहिल्याबाई होलकर ने अटैक किया. बिल्ट अ स्मॉलर ओल्ड सोमनाथ टेम्पल नियर बाय टू कीप द ट्रेडिशन अलाइव.
यहाँ पर 1782 में अटैक नहीं किया, अहिल्या बाई होलकर ने इसको बिल्ड कराया। 1947 to 1951 पोस्ट इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ पटेल इनिशिएटेड द रिकंस्ट्रक्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इनिशिएटिव टेकिंग किए।